हेलो एवरीवन। चलिए भाई, जटैन क्लासेस पे हम अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं जो है हमारे पास नंबर 6। अभी तक हम 5 प्रैक्टिस पेपर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और एक सीबीएसई का जो सैंपल पेपर 2023-24 का था उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आपका स्वागत है जटैन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट करिए चलते पहुंचते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारे पास? Which of the following condition is correct for an ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन करेक्ट है आपको बताना है। तो मैं बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है और डेल्टा एच भी क्या होता है? जीरो। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्ट लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो बताइए इनमें से किसके अंदर डेल्टा वी भी जीरो है और डेल्टा एच भी जीरो है? तो आंसर आएगा हमारे पास ए। सेकंड पे चलते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CO2 विल कोज। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि CO2 गैस एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डिजोल्व कर रखी है, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? तो देखिए हेनरी लॉ यहाँ पर लगेगा, जो होता है P इक्वल टू के एच इंटू में एक्स। तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा के एच इक्वल टू पी डिवाइड बाई एक्स। मान लीजिए इस लिक्विड के अंदर CO2 गैस डिजोल्व कर रखी है हमने। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चे, तो जो CO2 की अमाउंट है यहाँ पर जो डिजोल्व हुई थी वो कम हो जाएगी, मतलब CO2 बाहर चली जाएगी। इसका मतलब CO2 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। और यदि x की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इसका मतलब जो KH है वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ हेनरीज कांस्टेंट क्या करता है? इंक्रीज। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन KH। चलिए भाई थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, जनरली जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं, मतलब रिंग पे यदि हेलोजन लगी है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन यदि इनकी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो आपको ना ड्रेस्टिक कंडीशंस रखनी पड़ेगी। ड्रेस्टिक कंडीशंस, ड्रेस्टिक के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दीजिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो जो इनकी रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN रिएक्शन वो इंक्रीज कर देते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वही आंसर आएगा। यहाँ पर CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ कोई नहीं लगा हुआ, यहाँ पर NO2 लगा हुआ। देखो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चे ए। फोर्थ पे चलते हैं हम। यहाँ पर फोर्थ ये दे रखा है आपको और इसका आपको मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर रिएक्शन पूरी करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है और इस पे है CH2OH। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है बच्चे? H+ रिलीज करता है। जो ये लोन पेयर है ये अटैक करता है H+ पे, मतलब यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे वाटर लॉस होगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर रिंग CH2 पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन जनरेट होगा। लेकिन क्योंकि ये कार्बोकैटायन की डिग्री प्राइमरी है तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहाँ पर लगी हुई जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर एक नया कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो इस तरह से होगा CH3। यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। अब ये कार्बोकैटायन अपने अड़ोस पड़ोस की हाइड्रोजन को यहाँ से चलता करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, बिना ऑप्शन देखे हम कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा ये वाला आंसर। अब चेक करिए ये वाला अब ये किसके साथ मैच हो रहा है? बी के साथ। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा बी हमारे पास। ठीक है बच्चे, चलिए भाई फिफ्थ पे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या आंसर रहेगा फिफ्थ का। तो ये तो यहीं देख लेते हैं फिफ्थ का क्या आंसर रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब 3 सीरीज होती हैं। स्कैंडियम वाली सीरीज पहली वाली सीरीज होती है हमारे पास, यूटेरियम वाली सीरीज होती है, ट्रिबियम वाली, ठीक है। और एक सीरीज होती है लेंथेनम के बाद आती है। जो इनमें बताना है आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये तो याद रख कर लो भाई, टंगस्टन का होता है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। ये तो रटने का ही क्वेश्चन है, आ जाएगा आंसर टंगस्टन। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। सर ऑर्डर सीधा ही पूछ लिया इन्होंने भाई, सीधा भी पूछ सकते हैं कुछ रिएक्शंस का। देखिए यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर H2 + Cl2 है। H2 होता है HH, Cl2 होता है ClCl। यहाँ पर है सनलाइट।
क्या H2Cl2 अपने आप रिएक्शन कर लेंगे? नहीं। किसकी जरूरत पड़ेगी उनको? सनलाइट की। यदि सनलाइट ना हो तो क्या ये रिएक्शन कर लेंगे? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सनलाइट इनके क्या जनरेट करती है? रेडिकल जनरेट करती है यहाँ पर। तो सारा का सारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, और सनलाइट कोई चीज़ थोड़ी ना है। इसका मतलब ना तो इस पे डिपेंड कर रहा, ना इस पे डिपेंड कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन कब शुरू होगी? ना इससे मतलब उसको, ना इससे मतलब शुरू मतलब किससे? उसको, सनलाइट से। तो ना इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा, ना इस पे, तो आंसर आ जाएगा बच्चे जीरो ऑर्डर। हेंस इट्स आंसर विल बी फर्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। लाइसिन इज लीस्ट सोल्यूबल इन पीएच रेंज। आपको बताना है कि जो लाइसिन है वो किस पीएच रेंज में सबसे कम सोल्यूबल होता है। तो पहले तो लाइसिन को पता कर लीजिए आप क्या होता है। कार्बन, लाइसिन एक अमीनो एसिड है। हाइड्रोजन NH2, यहाँ पर होता है COOH, और R ग्रुप की जगह होता है उसके अंदर CH2 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 NH2। ये होता है लाइसिन। अब लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 9.7। ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए, यदि ये बेसिक अमीनो एसिड है तो ये जनरली एसिड के अंदर आसानी से सोल्यूबल होगा, क्योंकि एसिड से वो रिएक्शन कर लेगा। तो मतलब ये सारी रेंज ना एसिडिक रेंज है। देखो ये एसिडिक रेंज है, इनमें तो ये सोल्यूबल होगा आसानी से। लेकिन लीस्ट सोल्यूबल पूछा है तो आंसर आ जाएगा डी बच्चे। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? डी। एट्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। NiCl4 हैज CFSC 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो CFSC इसको डेल्टी बोला जाएगा। टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर देखो ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चे। तो डेल्टी कितना इसका? 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको CFSC4 NiCl6 निकालना है। 6 मतलब डेल्टा O निकालना है आपको, इसका क्या होगा। तो आपको डेल्टा T और डेल्टा O में रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर जो डेल्टा T है वो होता है 4/9 डेल्टा O। तो यहाँ से जो डेल्टा O आएगा वो आ जाएगा डेल्टा T इंटू में 9/4। डेल्टा T की वैल्यू कितनी बच्चे? 8000 है। 9/4 तो कट के 2, तो कितना आ गया ये? 18000। कितना आ गया? 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। सो इस आंसर विल बी एट्थ। ठीक है भाई। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चे? नाइन्थ क्वेश्चन पे क्या आंसर रहेगा? COC बॉन्ड एंगल इन द ईथर मोलिक्यूल इज। ईथर के मोलिक्यूल में एंगल बताना है आपको कितना होगा यहाँ पर। तो सोचो भाई कितना होगा, मेरे से क्या पूछ रहे हो। ठीक है, पहले वोटर का एंगल देख लेते हैं। जो वोटर होता है ये कुछ इस तरह से होता है HH। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर होता है, और ये वोटर के अंदर जो एंगल होता है लगभग 104 डिग्री के आसपास होता है। अब आप बताइए, यदि यहाँ पर 104 है वोटर के अंदर, ईथर में तो यहाँ पर कार्बन आ गया है। कार्बन, अब कार्बन कार्बन को रिपेल करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है इसका वोटर से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 104 के नज़दीक वैल्यू कौन है? यहाँ पर 111 है, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ए। 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। क्या बोल रहे हैं हमें 10th क्वेश्चन यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट। ध्यान से समझे भाई, यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा गया है कि क्या इनमें से सही नहीं है। ठीक है ना, नोट करेक्ट। एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनियस। देख लेते हैं भाई। एनिलीन में होता है NH2 के ऊपर लोन पेयर, और अमोनिया में होता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये तो लोन पेयर यहाँ गया हुआ है रेजोनेंस के अंदर, तो ये तो अवेलेबल नहीं है ना, तो इसका मतलब अमोनिया ज़्यादा बेसिक। ये बात सही है भाई, ए तो करेक्ट है। बी पे चलते हैं। KB4 इथाइलमीन इज मोर इन देन बेंजाइलमीन। इथाइलमीन क्या होती है भाई? CH3CH2NH2। बेंजाइलमीन क्या होती है बच्चे हमारे पास? CH2NH2। तो आपको कौन ज़्यादा बेसिक लग रही है ना? ये लग रही है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा रेजोनेंस से। तो ज़्यादा बेसिक ये है। जो ज़्यादा बेसिक होता है उसकी KB की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, इस बात को अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए। जो ज़्यादा बेसिक होता है उसका KB ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसका KA ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक है तो इसका KB क्या होगा? ज़्यादा। यही तो ये बोल रहे हैं, ये भी सही है भाई। CH3NH2 reacts with HNO2 to give N2। CH3NH2 जब HNO2 से रिएक्शन करती है बच्चे, किससे? HNO2 से। HNO2 होता है OOH ऐसे। तो यहाँ से पानी रिलीज हो जाता है,
अल्कोहल बनती है और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो ये बात भी सही है भाई, ये भी सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बच्चे डी। नोट करेक्ट बताना था हमें, लेकिन हम तो ना डी ऐसे मानेंगे नहीं सर, करवाना पड़ेगा आपको डी, ऐसे टाइम पास मत करो सर। करते हैं भाई। CH3 ट्वाइस NH2 है यहाँ पर, तो देखिए भाई NHCH3 2 बार आया हुआ है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा बच्चे, तो क्या बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, देन रहेगा यहाँ पर बेंजीन एज इट इज, देन N, देन CH3, देन CH3 आ गया। अब जो ये जुगाड़ बना है ना, ये ना बेस में सोल्यूबल होता है। बेस में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ये आपको याद रखना है। इट इज सोल्यूबल इन बेस। बट इन्होंने क्या लिख रखा है, ये जो सोल्ट बनेगा सोल्यूबल इन वाटर, तो इसका मतलब डी क्या है, गलत। डी गलत है तो इसका आंसर डी आएगा ना बच्चे, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। चलिए फिर 11th पे प्रोसीड कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा 11th का, लेट अस सी। 11th CONH3 हेक्साइड Cl3 ऑन रिएक्शन विद AgNO3 गिव्स, कितने AgCl के पीपीटी बनेंगे। देखो इसके आंसर सीधा निकालने का ट्रिक है, ब्रैकेट से बाहर कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 मोल AgCl, तो डी आंसर आ जाएगा भाई, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, क्या आंसर आ जाएगा, डी। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यदि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा। इसका मतलब लिथियम Li पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन देकर खुश है लिथियम, क्या है, लिथियम खुश है ऐसा करके। अब यदि अपना ऑक्सीडेशन आसानी से करवा रहा है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। क्योंकि जो अपना आसानी से ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो ज़्यादा होती है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, छोटी। अब देखते हैं, इट हैज़ लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो आंसर ही पड़ा है भाई सामने, ए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ए। और कितना होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर, माइनस का 3.04 वोल्ट होता है। देखो माइनस का 3.04 वोल्ट। चलिए भाई 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे। ईथर्स आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, ईथर्स को डार्क कलर की बोतल में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। हाँ भैया बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मान लीजिए मैं यहाँ पर ईथर ले रहा हूँ CH3 CH2O CH2 CH3, यदि इनको लंबे टाइम तक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में और सनलाइट में रख दिया जाए, सनलाइट में यहाँ पर, तो ये ना अपने पर बना लेते हैं। तो CH3 CHOOH, देखो पर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर OOH, देन O CH2, देन CH3, ये क्या बना लेते हैं अपने पर ऑक्साइड। और जो पर ऑक्साइड होते हैं ये थोड़े से इनके एक्सप्लोजिव्स होते हैं, मतलब ये विस्फोट भी कर सकते हैं कहीं किसी जगह पर यदि बनेंगे तो देखें एसर्शन तो सही है भाई इनका, एसर्शन क्या है यहाँ पर सही है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर एंड एयर ईथर फॉर्म पर ऑक्साइड विच में कोज एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उनको डार्क बोतल में इसलिए रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा ए के साथ। 13th के किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे हम लोग, ए के साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए भाई 14th पे चलते हैं फिर, क्या कह रहे हैं 14th वाले भाई। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर आर रेप्चर्ड ऑन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल है भाई। प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, जब उनको आप हीट करोगे या पीएच में चेंज करोगे तो वो खुल जाएगी स्ट्रक्चर, मतलब उनकी रेप्चर हो जाएगी स्ट्रक्चर, मतलब खराब हो जाएगी। यहाँ पर एसर्शन बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचरेशन, कहते हैं कि जो ड्यूरिंग डीनेचरेशन है उनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ये भी बात सही है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये ऐसे जुड़े होते हैं सीधी चेन में, इसका क्या बिगाड़ लोगे आप लोग। अब बताइए आप लोग, यदि कोई चीज उलझी हुई होगी ना आपस में, वही तो सुलझेगी ना। जैसे धागे आपस में उलझे हुए, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर में है कोई प्रोटीन, तभी तो वो सुलझेगा। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को कैसे सुलझाओगे, अभी तो खुद ही सुलझा हुआ है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है यहाँ पर, लेकिन रीजन इस बात को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो रैप्चर हो जाएगी, नहीं। ठीक,
तो यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर बी के साथ। किसके साथ जाएँगे? बी के साथ। तो 14th का आंसर मेरे अकॉर्डिंग आएगा बी। 15th पे चलते हैं, 15th। Assertion: Zinc has lowest enthalpy of atomization in 3D series। क्या कह रहे हैं कि जो जिंक की एटमाइजेशन है एनर्जी, मतलब जिंक को जिंक से ब्रेक करना आसान है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। एक बार के लिए ये समझ लीजिए आप लोग, ये बात सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से होता है। उस तरह से स्कैंडियम से शुरू होकर ऊपर जाता है क्रोमियम तक और फिर नीचे आ जाता है जिंक तक। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं क्या कह रहे हैं। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। बिल्कुल है भाई, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है भाई यहाँ पर। अब क्या एक्सप्लेन कर रहा है रीजन इसको? नहीं भाई, रीजन में इसका एक्सप्लेन यदि करने वाला रीजन हम देना चाहते तो हमें ये बोलना पड़ता कि जी देखो ना, जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण जिंक की इंटरमेटालिक बॉन्डिंग कमजोर होती है, हेंस जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर फिर से जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ भाई। यहाँ पर किसके साथ जाएंगे? 15th में भी बी के साथ। चलिए 16th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर भाई। पेज को मैं थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, यहाँ पर 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Assertion: Aniline reacts with NaNO2HCl at 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू गिव बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि जो एनिलीन है वो NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है? डाइजोनियम सॉल्ट बना लेती है। ये सही है बिल्कुल। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे भी ये स्टेबल होता नहीं होता? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये जो डाइजोनियम सोल्ट है ये लगभग स्टेबल होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ऊपर भी देर है ना उन्होंने, देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रीजन ना गलत है यहाँ पर, असर्शन सही है, यहाँ पर रीजन गलत है, और ऐसे आंसर के लिए आंसर आता है सी। 17th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सेम हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुगर बच्चे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है भाई, यहाँ पर है ग्लूकोज। ठीक है, अब पाई का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? 1 मोलर, तो ये भी आर टी आ गया। इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर, तो ये भी आर टी आ गया। दोनों आर टी के इक्वल है, क्योंकि आर तो फिक्स रहेगा ना, और टेम्परेचर भी तो फिक्स है, तो इसलिए इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम। ठीक है, बी पे चलते हैं 17th के। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर KCl। 1 मोलर KCl का जो डेल्टा टीबी है बच्चे, डेल्टा टीबी, और जो 1 मोलर शुगर का डेल्टा टीबी है बच्चे, इसके डेल्टा टीबी से इसका डेल्टा टीबी लगभग डबल है। मतलब KCl वाले का डेल्टा टीबी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शुगर सोल्यूशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे यहाँ पर, और इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होगा बच्चे? डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तो इसका फॉर्मूला है जो डेल्टा टीबी निकालने का, वो क्या आ जाएगा? I इंटू के बी इंटू में एम। बट इसका फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के बी इंटू में एम। तो इसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा हो गया है? I फैक्टर। कौन सा फैक्टर? I। अच्छी बात है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th के ए पे आ जाते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज रिकेट्स। तो विटामिन डी यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे, विटामिन डी। रिकेट्स मैं बता दूं क्या होता है? रिकेट्स का मतलब होता है बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, मतलब हड्डियों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। क्लियर है कहानी? यहाँ पर विटामिन डी लेना है तो आपको कहाँ जाइए? धूप सेकिए भाई जाकर। यहाँ पर बी पे आते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। मैं बता दूं बच्चे आपको, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूं। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फाइब्रस प्रोटीन क्या आते हैं हमारे पास? कैराटीन। कौन है कैराटीन? वो किस में होता है बच्चे? स्किन में होता है हमारे पास। ठीक है, हेयर्स में भी होता है हमारे पास, और नेल्स में भी होता है कैराटीन। ठीक है, फिर मैं बता दूं आपको, मायोसिन होता है मसल्स में। मायोसिन किस में होता है? मसल्स में। ग्लोबुलर प्रोटीन पे आ जाते हैं बच्चे। कहाँ पर आ जाते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन पे। कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास जो सोल्यूबल होते हैं किस में?
वाटर में, किस में सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, वाटर में। तो इसके अंदर लगभग क्या आ जाएंगे, सारे के सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एंजाइम्स, ठीक है। जैसे इंसुलिन आ गया है, कौन आ गया है, इंसुलिन हमारे पास आ गया है, हीमोग्लोबिन आ गया हमारे पास। ये सारे सारे क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं हमसे, ये क्या पूछना चाहते हैं। 19th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे जल्दी से। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। आपको इसमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ये भाई पिछले पेपर में भी आया था, पिछला जो सैंपल पेपर हमने सोल्व किया था 5th। यदि मैं यहाँ पर डालता हूँ SOCl2 तो OH हटाकर क्या लग जाएगा यहाँ पर Cl, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चे सेकंड में देखिए पर ऑक्साइड डाल रखा है, पर ऑक्साइड डाल रखा है तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। एंटी मार्कोनी रूल लगेगा तो जो Br का नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ चला जाएगा किनारे पे, मतलब जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और वाले पे चलते हैं, 19th के और पे चलते हैं हम लोग। इथाइल क्लोराइड बच्चे, इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। KOH एक्वस के साथ ट्रीट किया जाता है। यदि KOH एक्वस है तो उसका काम है बच्चे Cl हटा देना, OH लगा देना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3CH2OH। बट यदि यहाँ पर मैं डाल दूं एल्कोहलिक KOH बच्चे, एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है Cl के साथ, यहाँ से H को भी हटा देगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। इट रिएक्ट्स विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अनहाइड्रस। इस AlCl3 का क्या काम है, इसको रिंग पे छोड़ कर आना। तो ये वाला जो ग्रुप है ना COCH3 ग्रुप, ये रिंग पे लग जाएगा भाई। लेकिन क्लोरीन की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो आप पैरा पे लगाएंगे पहले। तो COCH3 पैरा वाला रहेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो मेटा वाला सॉरी ऑर्थो वाला है बच्चे ये रहेगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है। चलिए बच्चे 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाहता है, देख लीजिए भाई हमारे पास 20वां क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। PT है हमारे पास, PT NH3 twice Cl2, इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। ये तो बच्चे अमीन होता है, ये होता है क्लोरीन, तो ये पहले आती है तो क्या नाम आ जाएगा इसका, डाई अमीन, डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम। 2 क्लोरीन पे -2 होता है तो प्लेटिनम पे आ जाएगा +2, ये इसका नाम है। अब इसके ना जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं हमें। अब देखिए टेट्राहेड्रल में तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है बच्चे। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हमें सिस ट्रांस बनाना पड़ेगा। तो मैं प्लेटिनम बना लूं, 1 2 3 4, एक बार और बना लूं, 2 बनाएंगे ना, 1 2 3 4। अब जो 2 अमोनिया है बच्चे, इनको ना एक साइड में लिख दो। ये लो भाई, अमोनिया को एक साइड में लिख दिया, क्लोरीन को मैंने एक साइड में लिख दिया। तो ये बन गया हमारे पास सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर बन गया है, सिस। ट्रांस बनाने के लिए मैं अमोनिया यहाँ लिखूंगा तो अमोनिया इसके सामने, क्लोरीन यहाँ तो क्लोरीन इसके सामने। तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा हमारे पास बच्चे, ट्रांस आइसोमर। और इस तरह से सिस ट्रांस हम बना लेंगे। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st पे क्या कह रहे हैं हमारे पास। The flowing data were obtained during the first order thermal decomposition of this at a constant volume। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा देखने का, यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर ना बच्चे टोटल प्रेशर दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है बच्चे। तो प्रेशर दे रखा है तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे, यहां पर कि ये गैसियस फेज रिएक्शन है। और गैसियस फेज रिएक्शन के लिए मैं रेट कांस्टेंट K निकालना है तो एक फॉर्मूला लगेगा। पहले तो इसको मैं रिएक्शन लिखकर दिखा देता हूं आपको। SO2Cl2 गोज टू SO2 प्लस में Cl2, ये रिएक्शन है बच्चे, ठीक है ना। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, A गोज टू B प्लस C टाइप की रिएक्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट K आएगा वो आएगा 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय 2 इंटू में इनिशियल प्रेशर माइनस में P टोटल, क्या आ जाएगा यहाँ पर
पी टोटल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर मिल जाएगा। अब इतना चैनल हमारा पॉपुलर तो है नहीं कि भाई आप सर्च करोगे तो हमारा ही चैनल ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2.303 रहेगा एज इट इज। अच्छा टाइम कितना बचे 100 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा 100 सेकेंड्स लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर। देखो टाइम जीरो पे जो प्रेशर होता है ना वो इनिशियल होता है, तो 0.4 आ गया। 2 इंटू में पी नोट कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो 0.8 माइनस पी टोटल। अब टोटल प्रेशर दे रखा ऊपर, लेकिन टोटल प्रेशर लेना कौन सा 100 सेकंड वाला बच्चे, तो कितना आ जाएगा 0.7। तो कितना आ गया भाई 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग ऑफ 0.8 में से 0.7 गया तो 0.1 बचेगा। कितना बचेगा 0.1, 0.1 की डेसिमल कट जाएगी तो log 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा log 4। अब आपको पता है कि 2.303 डिवाइड बाई 100 इंटू में log 4 की वैल्यू दे रखी 0.6021, ठीक है ना भाई। अब इसको तो भाई सोल्व कर लेना आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए भाई 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें जो चीज़ दे रखी है देख लेते हैं, क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कोलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन, मतलब मोलैरिटी हमें दे दी है NaOH सोल्यूशन की, वो कितनी है 0.05। सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर इज, तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमें 5.55 इंटू में 10 की पावर 3 ओहम। देखो क्या दे रखा है, इतने कंसंट्रेशन का NaOH सोल्यूशन डाल रखा है जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसका जो रेजिस्टेंस है इतने ओम है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, हमें रो कैलकुलेट करनी है एंड कंडक्टिविटी हमें कप्पा कैलकुलेट करनी है। बच्चे क्या कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, कप्पा कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट करें भाई, अब ये रो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर रेजिस्टिविटी इक्वल टू L बाय ए। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, दिस इज रो है भाई, ये रेजिस्टिविटी आपने फिजिक्स में ही पढ़ी होगी, R इंटू में A बाय एल। आ गया नहीं आ गया। अब R की वैल्यू कितनी है 5.5 इंटू 10 की पावर 3 है। अब एरिया सर, एरिया अब देखो लंबाई दे रखी है आपको, डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है लंबाई भी दे रखी है बच्चे, डायमीटर भी दे रखा है, तो इसका मतलब एरिया बताइए कितना आएगा। ठीक है बच्चे, क्या निकालना पड़ेगा एरिया। तो लेट अस प्रोसीड, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। देखिए कॉलम कुछ इस तरह से होता है, ऐसे कॉलम होता है, ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस निकालना है जिसका, इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर है, ये लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है। अब जो एरिया निकालना होता है ना वो क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना होता है, मतलब ये जो नीचे आपको सर्कल दिख रहा है ना इसका एरिया निकालना होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, तो पाई होता है 3.14। आर कितनी है इसकी, जो डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो आर कितनी होगी 0.5, तो 0.5 इंटू में 0.5। क्लियर है भाई। अच्छा पंजो पंजो 25, यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है ना, मैं इसमें एक बार सोल्व कर लूँ इसको। तो 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में कितना है 3.14, ठीक है। तो ये आ रहा है भाई 0.785, 0.785 ये आ रहा है। तो बोलो ये जो एरिया इसकी जगह रख दें 0.785। अब लेंथ कितनी है बच्चे, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, कितनी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है कहानी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगी रेजिस्टिविटी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी रेजिस्टिविटी आफ्टर कैलकुलेशन। यहाँ से रेजिस्टिविटी निकल कर आएगी बच्चे, आएगी हमारे पास 87.135, ये आ गई है भाई रेजिस्टिविटी हमारे पास, ठीक है। अब क्या क्या पूछा है हमसे रेजिस्टिविटी, फिर पूछा है कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी होती है बच्चे कप्पा। क्या होती है बच्चे यहाँ पर कंडक्टिविटी कप्पा होती है। तो कैन यू गेस कि ये जुगाड़ है जो कप्पा कैसे निकलेगा, सोचिए सोचिए सोचिए।
ठीक है। तो जो कप्पा होता है बच्चे वो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, 1 रेजिस्टिविटी। तो 1/87.135 आंसर आ जाएगा 0.01145 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ जाएगा कप्पा भाई। क्या आ जाएगा? कप्पा। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स आएगा भाई, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया नहीं आया आपको क्या कैलकुलेट करना है? चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर डेल्टा जी नोट हमें निकालना है बच्चे। क्या निकालना है? डेल्टा जी नोट। अब मैं बता दूं डेल्टा जी नोट होता है -NFE0 सेल, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन। तो देखो भी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, Fe3 प्लस Fe2 प्लस पे आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक। लेकिन 2 Fe है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो एन की वैल्यू आ गई 2। फराडे होता है 96,500 कूलम। ई नोट सेल इन्होंने दे रखा है देखो 0.236, बाकी की राम कहानी आप जानते हैं, मतलब कैलकुलेशन। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द फ्लोइंग। हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन है भाई, बहुत आसान है। देखिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है आपको, CH3COH ले लिया, उसकी रिएक्शन जब किसी आप हेलोजन के साथ विद रेड फॉस्फोरस करवाते हो, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अगला कार्बन है अल्फा कार्बन, उसकी हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दो। ये लो भाई, इसकी हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पर हेलोजन लगा दी, COOH। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। कुछ और भी ले सकते हो, ये लो CH3 CH2 COOH प्लस में X2 मान लूँ यदि मैं हेलोजन को विद रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाली देखो यहाँ से हटेगी, कहीं यहीं से हटाने लग जाओ आप लोग, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर COOH। हाँ जी भैया, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हो तो 2X आ जाएगी यहाँ पर। दिस इज HVZ रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कि जब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चे CH3COH, जब इसमें आप NaOH डालते हो बेस, तो ये पहले तो बना लेते हैं सोल्ट। क्या बना लेते हैं? सोल्ट। और जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हो सोडा लाइम के साथ, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, तो यहाँ से Na2CO3 रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? Na2CO3, तो यहाँ पर बन जाएगा मीथेन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का हटना। किसका हटना? CO2 का। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन लिखनी है आपको? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बेंजोइक एसिड का बच्चे। बेंजोइक एसिड में मैं सीधे CONA से स्टार्ट कर रहा हूँ, CONA से। इसमें भी आप NaOH विद CaO डालोगे तो क्या रिलीज हो जाएगा? Na2CO3, और क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर? बेंजीन। क्या आंसर आ जाएगा? बेंजीन। थर्ड सी पे आते हैं, 23rd के सी पे। व्हाई डज बेंजल्डिहाइड हाइड? बेंजल्डिहाइड होता है बच्चे यहाँ पर CHO एंड एसिटल्डिहाइड होता है बच्चे CH3CHO। ये तो कौन सी रिएक्शन देता है? कैनिज़ेरो, बट ये नहीं देता। ठीक, तो इसके लिए आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन की कंडीशंस पता होनी चाहिए। कैनिज़ेरो रिएक्शन वहां होगी जहां पर अल्फा H नहीं होती, जहां पर अल्फा H नहीं होती वहां कैनिज़ेरो होती है, और जहां अल्फा H होती है वहां एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो यहां पर तो बनेगी एल्डोल बेसिक मीडियम में, और यहाँ पर बनेगी कैनिज़ेरो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे? COONA बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 यूनिट लेनी होती है इसकी, एक का रिडक्शन हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन, तो एक का अल्कोहल बन जाएगी CH2OH। तो चक्कर किसका था? अल्फा H का। ठीक है ना भाई। चलो 24th पे चलते हैं भाई। कहाँ पर चलते हैं? 24th पे। चलो भाई 24th क्या कह रहे हैं हमसे? हाउ डू यू कन्वर्ट द फ्लोइंग? आप इनको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिनोल, फिनोल है बच्चे हमारे पास है फिनोल। दिस इज फिनोल 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या बात है भाई, यहाँ पर तो बच्चा आ गया है। तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मतलब ये तो यहीं रखना है, यहाँ पर लगाना है आपको COCH3, यही है ना भाई? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सोचो भाई, सोचिए सोचिए सोचिए, यहाँ पर ये कैसे बनेगा? फिनोल का 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, सोचो भाई कैसे बनेगा ये। नहीं पता चल रहा तो मैं बताता हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दीजिए आप इसकी। क्या करवा देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। CH3COCl विद AlCl3 करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
अब ऑर्थो वाला क्यों प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बच्चे, इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3CH2Cl, टू मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन मतलब CH3O CH2CH3 ये बनाने हैं भाई। अरे भाई साहब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करवाने, इसकी रिएक्शन करवा दो CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, इसकी रिएक्शन ये लो, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा Cl को चलता करेगा, तो हैंस ही आंसर आ जाएगा भाई। तीसरे पे आते हैं एसीटोन, एसीटोन होता है बच्चे CH3COCH3 टू 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तो 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन में 1 पे क्या है, ओल है, इसमें कन्वर्ट करना है भाई। सोचो 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 सोचो, अरे 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 ये तो हलवा हो गया भाई, ये तो बिल्कुल ही हलवा कहाँ हो गया तरसेम है, इतना जल्दी नहीं हो सकता। सोचना भाई, यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन, अच्छा 2 पे ओल है बच्चे यहाँ पर, सॉरी 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 भाई, 2 पे ओल है, 2 पे ओल है, यहाँ पे ओल है, सॉरी भाई यहाँ पर सॉरी, इसमें कन्वर्ट करना। अरे अरे ये तो आ गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बुला लो। इसमें कितने कार्बन है, 3, और इसमें कितने कार्बन है, टोटल 4, देखो एक बीच में 3 किनारे पर, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लो। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ अटैक करेगा और ये ओ नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या बनेगा CH3COMgBr यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, फिर करवाएंगे आप इसकी हाइड्रोलिसिस, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस विल गिव द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें मिलना चाहिए। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 3 प्लस आयन इज बाउंड टू 1 Cl नेगेटिव, देखो ये कोबाल्ट ले लो यहाँ पर, 1 Cl मतलब एक क्लोरीन लगाओ इसके साथ, 1 अमोनिया मतलब एक अमोनिया लगाओ इसके साथ यहाँ पर, 2 बाइडेंटेड इथाइलिन डायमीन मतलब 2 इथाइलिन डायमीन लगाओ मॉलिक्यूल, तो याद हो गया आंसर बच्चे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता क्या है बच्चे, ये हमें को फॉर्मूला बनाना था इसका, कोबाल्ट पे ना 3 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब देखो यहाँ से कितना पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। 2 बाइडेंटेड इथाइलिन डायमीन। चलो बी पे, 25वें के बी पे चलते हैं। निकल आयन है, निकल आयन, 2 वाटर मॉलिक्यूल है इसमें, 2 पानी के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, एंड 2 ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन होते हैं C2O4, और वो 2 बार आया हुआ है। अब निकल पे टोटल चार्ज +2 आना चाहिए, अब एक ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर तो +4 तो ऑलरेडी हो गया, तो इसका पर पहले से -2 रख दो आप, क्या रख दोगे, -2, ठीक है ना बच्चे, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है भाई, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। राइट द नेम एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको नाम बताना इनका और इसका क्या होगा, तो नाम लिखिए भाई, ऊपर वाले पे आते हैं, ऊपर वाले पे, ए से अमीनो, सी से क्लोरिडो, ई से इथेन, तो कौन पहले आता है भाई, ए, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो क्लोरिडो, क्लोरिडो, अमीनो क्लोरिडो, फिर बिस बिस बिस, इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन, फिर आ जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, आयन आएगा बीच, पीछे से आयन है ना ऊपर। अब इसका नाम देखिए, पानी होता है एक्वा, ये होता है ऑक्जेलेटो, तो यहाँ पर आ जाएगा डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो, निकल, निकल, अब ऊपर -2 हो ना, तो निकलेट बनेगा यहाँ पर, निकलेट, और निकलेट पे जो चार्ज कितना था, 2 आयन, इस तरह से आ जाएगा बच्चे, क्लियर कहानी। फिर कह रहे हैं कि जो ऊपर क्वांटिटी दी गई है, कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है बच्चे आपको, क्या भी बताना है यहाँ पर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है, लेट अस सी। अच्छा कोबाल्ट पे है ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होती है, कोबाल्ट आता है भाई 3d7 4s2, तो 3d6 आ गया भाई, 3d6 आ गया तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अमोनिया और ईएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते तो पेयरिंग करवाओगे भाई आप, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। यहाँ इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर भाई एक तो कर ही लोगे ना, यदि मैं आपको बता दूँ कि ये जो वाटर और ये C2O4 है ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो क्या आएंगे ये, पैरा या फिर डाया मैग्नेटिक। चलिए 26 क्वेश्चन पे कर लेते हैं बच्चे हम क्या,
पीरोसीड, ठीक है ना? हाँ जी सर। पेज पे पेज भरे जा रहे हैं भाई धड़ल्ले से, है ना? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो काम ही बनता है मेहनत करना। मार्क्स हमें चाहिए 3 डिजिट्स में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। A solution is prepared by dissolving 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो वोलाटाइल सोल्यूट है तो W2 कितना आ गया 10 ग्राम। इन 200 ग्राम पानी तो W1 कितना आ गया है बच्चे यहाँ पर 200 ग्राम्स। इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.34 मिलीमीटर एट 308 केल्विन। तो सोचो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो PS लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है 31.84 बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो आपको सोल्यूट का मोलर मास मतलब M2 कैलकुलेट करना है। ऑल्सो प्योर वेपर प्रेशर पानी का P0A आपको दे रखा है। P0A कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पर 32 मिलीमीटर। कितना दे रखा है यहाँ पर 32। तो भाई ये मुझे जहाँ पर लग रहा है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो होता है P0A माइनस में PS डिवाइड बाय P0A इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। P0A कितना है बच्चे यहाँ पर 32 माइनस PS कितना है यहाँ पर 31.84 डिवाइड बाय P0A कितना है बच्चे 32 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है X2 मतलब N2 बाय में N1 प्लस में N2 ऐसे होता है। अब N2 कैसे निकलता है गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चे 10, मोलर मास हमें नहीं पता। यदि मैं यहाँ पर N1 को नेग्लेक्ट कर दूँ बच्चे, सॉरी N2 को नेग्लेक्ट कर दूँ N1 के कंपैरिजन में, तो वाटर के निकालो मोल कैसे आएंगे। अब वाटर कितने ग्राम दे रखा है बच्चे 200 ग्राम, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है उसका 18, ठीक है? तो यहाँ से भैया आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे M2। अब तो कैलकुलेशन ही रह गई है बच्चे ना, कैलकुलेशन भाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो आई होप कि वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर लगभग 179 या 180 के आसपास आएगा। यहाँ पर किसके आसपास आएगा 179 या फिर 180 के आसपास। हम चल पड़ते हैं 27th क्वेश्चन के आस पास। चलिए भाई क्या कह रहा है 27th क्वेश्चन, चलो। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चे टर्सरी स्ट्रक्चर। यहां पर आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जब हमारे पास पेप्टाइड चेन क्या कर लेती है ओवरऑल फोल्डिंग कर लेती है बच्चे, क्या कर लेती है ओवरऑल फोल्डिंग टू गिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर दे देती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है टर्सरी। क्या कहलाती है बच्चे टर्सरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देना है तो भाई जो हमारे पास ये है हीमोग्लोबिन और एक और होता है मायोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। अब ये धागा है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक धागा दूसरे धागे पर आ जाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? या एक धागा ऐसे कोइलअप हो जाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये धागा आपस में उलझ जाए लिपट जाए एक दूसरे के ऊपर तो ये टर्सरी, और या ऐसे 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 उलझ जाए तो भी टर्सरी। लेकिन ये और भी ज़्यादा फोल्ड हो जाए बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाए तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आ जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है? एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है बच्चे। एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं विच शुड बी टेकन इन डाइट, विच शुड बी टेकन इन डाइट, आर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड को बना नहीं सकती, इनको डाइट में लेना ज़रूरी है, इसलिए क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास वेलाइन, क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में वेलाइन, और एक और एग्जाम्पल देना चाहो तो आ जाएगा ल्यूसीन। वेलाइन और ल्यूसीन यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, ठीक है? थर्ड पे आते हैं इसके ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है ओलिगोसैकेराइड्स? ऐसे सैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जुड़ी हो। कितनी से कितनी यूनिट 2 से 10 यूनिट यदि मोनोसैकेराइड की जुड़ी हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। जैसे सारे के सारे डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में आ जाएंगे हमारे पास।
सुक्रोज है, माल्टोज है हमारे पास, लैक्टोज है, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल में। ठीक है भाई, 28 पे चलते हैं बच्चे, कहाँ पर 28 क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। पहला, द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज, मतलब आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर बी आर एज कंपेयर टू आर सी एल। क्यों भाई? यहाँ पर साइज ज़्यादा होने के कारण ऐसा है। आयोडीन का जो साइज है वो लार्ज है। अब आयोडीन का साइज लार्ज होगा तो उसका जो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी ज़्यादा होगा, और यदि सरफेस को एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बी पे आते हैं 28 में के। CHCl3 इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल, जो क्लोरोफॉर्म है उसको डार्क कलर की बोतल में क्यों स्टोर किया जाता है? क्यों भाई? क्योंकि जो CHCl3 है बच्चे, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। किससे रिएक्शन कर लेती है? ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर पीछे ही था रिएक्शन कर रहा था भाई, वो भी करता है, फिर हम क्या कर सकते हैं भाई यदि रिएक्शन करता है तो? ठीक है, तो वो किससे रिएक्शन कर लेती है? ऑक्सीजन से। तो एक बहुत ही भयानक गैस बना लेती है जिसका फॉर्मूला है COCl2, स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोला जाता है फोस्जीन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको? फोस्जीन के नाम से। ये पॉइजनस गैस होती है, इसलिए उसको डार्क कलर की बोतल में यदि आप रखोगे क्लोरोफॉर्म को तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सी पार्ट पे चलते हैं एक एक। अच्छा, स्टेट वन यूज ऑफ ईज DDT। जो DDT होता है भाई, ये खेतों में यूज कर सकते हैं एज इंसेक्टिसाइड। जो कीड़े मारने के लिए, जो फसल में कीड़े होते हैं ना, उनको मारने के लिए DDT का यूज होता है। लेकिन कई देशों ने इस DDT को बैन भी कर रखा है क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। यदि सॉइल के अंदर, पानी के अंदर मिल गया तो ये ज़्यादा क्या भी है, हार्मफुल भी है। लेकिन हमें उस बात से अभी कोई मतलब नहीं है फिलहाल। आयोडोफोम, आयोडोफोम का यूज होता है एज एंटीसेप्टिक। आप कैसे यूज कर सकते हो उसको? एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज कर सकते हो एज एन एंटीसेप्टिक। क्लोरोफोम, क्लोरोफोम का यूज भाई एक बच्चे ने लिख रखा था कि सर सूंघाने के लिए कर लो, किसी का मर्डर करना है ना, उसको सूंघा लो, सूंघा दोगे आप क्लोरोफॉर्म तो वो बेहोश हो जाएगा। अरे भाई क्या बताएं बेटा, बस। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है एज अ सोलवेंट, एज अ सोलवेंट। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज करी जाती है। जैसे आपको यदि पता हो, रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर क्लोरोफॉर्म होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर क्लोरोफॉर्म होती है, तो वहां पर एज अ सोलवेंट या कई जगह पे एज अ सोलवेंट वो यूज होती है क्लोरोफॉर्म। चलते हैं CCl4 पे। कहाँ चलते हैं बच्चे? CCl4 पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी एज अ सोलवेंट इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसको फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं। चलिए भाई, 29th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अल्दो अरहीनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, कोलिजन थ्योरी बाय मैक्स टोरोन्स and William Lewis in 1916-18 proves greater insight into energetic and mechanistic aspects of reactions based on kinetic theory of gases। कहने का मतलब ये अरहीनियस इक्वेशन भाई बहुत काम की इक्वेशन है और ये आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपको पता है भाई कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फॉर्मूला इसका दे रखा है आपको, आपने ये पढ़ा हुआ है अच्छे से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB है, A और B के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फिर अगला फैक्टर आता है ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए मैं इस पेन को यदि ऐसे भिड़ाऊंगा तो ये पेन बंद नहीं होगा, लेकिन ये बंद तो इसी साइड से होगा ना, बंद होने का मतलब है क्लोज हो जाना बिल्कुल। ठीक है, तो नया ओरिएंटेशन फैक्टर आ जाता है यहाँ पर P। क्या आ जाता है? P। तो नया फॉर्मूला आ जाता है ये आपने पढ़ा हुआ चीज़ें हैं, इसके बारे में तो क्या ही जानोगे आप लोग। ठीक है, चलो फिर आगे चल पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे इस रिएक्शन में इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि यदि ये न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा तो अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे से ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इसको बैक साइड अटैक करना पड़ेगा तब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अबव केयरफुली एंड एक्सप्लेन व्हाई डू प्रोडक्ट्स नॉट फॉर्म्ड इन फर्स्ट केस बट फॉर्म्ड इन सेकंड केस। देखो यहाँ पर मान लीजिए CHHH, यहाँ पर है बच्चे Br, और Br पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे है OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव सामने से आएगा तो क्या Br को हटा सकता है ना? क्या हटा सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन की कमी है बच्चे। किसकी कमी है यहाँ पर? ओरिएंटेशन की। बट यदि OH नेगेटिव पीछे से आए तो अटैक करके हटा देगा? नहीं हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो आप लिखेंगे कि हमने फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। इन फर्स्ट केस देयर इज नो ओरिएंटेशन, वहां पर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को।
द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स बाय 10 के राइज इन टेम्परेचर। कहते हैं मान लीजिए एक रिएक्शन है जो ए से बी पे जा रही है, वो किसी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है 10। लेकिन कहते हैं यदि टेम्परेचर मैं इसी रिएक्शन का 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो इसका जो रेट है ना वो डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डबल। ऐसा क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो हो जाता है इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा कोलिजन हो जाता है बच्चे? इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन होने से उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, एंड ड्यू टू दैट एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, समझना है, समझने लायक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है भाई, यहाँ पर क्या दे दी है? K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स ई की पावर माइनस 28,000 के, सॉरी भाई आपको दिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, 28,000 के बाय टी। ये इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए दे रखी है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमें तो पता है, इसको हटा दो यहाँ पर। K इक्वल टू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सर ये हमें तो नहीं पता। अरे भाई इसी पेज, वो दूसरा पेज कहाँ गया भाई इसका? देखो देखो ये दे रखा बच्चे ना भाई, सॉरी भाई, इस ग्राफ पैरा इसमें नहीं दे रखी, याद कर लो बेटा, ठीक है ना, चुपचाप, सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली तुम्हें पेपर में। यार इनिस इक्वेशन है, तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ? देखो इस राइट साइड वाले को, यस और नो बच्चे, कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी किसके इक्वल आ गया? e की पावर माइनस 28,000 के बाय टी। अब ई तो बराबर है तो ऊपर वाला कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस ई ए बाय आर टी किसके इक्वल आ गया? माइनस 28,000 के बाय टी। यस और नो? टी से टी क्या हो गया बच्चे? कैंसल। कैलकुलेट क्या करना है हमें? एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कैलकुलेट करनी है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भाई एक्टिवेशन एनर्जी आ गया 28,000 इंटू में के केल्विन है बच्चे यहाँ पर, इंटू में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो केल्विन से केल्विन यहाँ आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी तो मल्टीप्लाई बच्चे कर ही लोगे, यहाँ पर 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, 28 की 8,314 की आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यो हनी सिंह कर लेंगे, बिल्कुल भाई। चलिए भाई 28वें के और के सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। कहाँ पे चलते हैं? और के सी पार्ट पे। देखो भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बस चीजें थोड़ी सी देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं हमारे पास। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 209 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी दे दी हमें 209.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एट 581 केल्विन, टेम्परेचर कितना दे दिया बच्चे? 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं आपके सिर्फ 5 से 6% चांसेस हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछेगी, ठीक है। लेकिन भाई इन्होंने गैस पेपर वालों ने पूछ रखा है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? पहले तो ये देख लो कि जो जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी की उनसे ज़्यादा होती है, मतलब उससे ज़्यादा किससे? हाँ समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पर दे रखा होगा, यहाँ पर है कि जेड ए बी की पावर माइनस ए बाई आर टी है। ये है हमारे पास रिएक्शन है, कोलिजन डू नॉट दिस 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 एंड दिस एंड दिस। इसमें देखना भाई दे रखा है नहीं दे रखा। नहीं ये तो नहीं दे रखा है भाई यहाँ पर। लेकिन आपने ना अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी होगी भाई, यहाँ पर आपने जब ये टॉपिक किया होगा तो आपके सर ने बताया होगा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं। तो जो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है, ये क्या होता है? ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी।
ये होते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये EA/RT, जिनकी जो एक्टिवेशन वो मतलब एनर्जी है ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे पास, इनका एक कोलिजन इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, एक्स है, एक्स वो फ्रैक्शन मान लेता हूँ मैं एक्स बच्चे। तो बोलिए एक्स किसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस EA/RT के इक्वल आ गया नहीं आ गया? बताओ ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर एक्स मैंने क्या माना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज़्यादा है या इक्वल है। तो मैंने वो मॉलिक्यूल मान लिया एक्स, लेकिन उतने मॉलिक्यूल को बताता कौन है, ये वाला एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो लोग ले लें दोनों साइड, log x इक्वल टू, तो भाई इधर भी लोग लेना पड़ेगा आपको। तो बच्चे इधर भी लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ EA डिवाइड बाय RT। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दे रखी होगी 209, कितनी देर के बच्चे, 209.5। यस और नो बच्चे, बिल्कुल सर। आर की वैल्यू देखिए भाई कहाँ पर है आर की वैल्यू, यस 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 सर ये ऊपर रही है 8.314। लेकिन बच्चे आर तो ना जूल में है, देखो जूल में, लेकिन ये किस में, किलो जूल में। तो इसको किलो जूल बनाओगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं कर दोगे? बिल्कुल सर। टेम्परेचर क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, 581 केल्विन। क्या जाएगा टेम्परेचर यहाँ पर, 581 केल्विन। यस और नो बच्चे, बताइए। तो सोल्व करेंगे आप इसको तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶। सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास -43.3708, ये आ जाएगा भाई सोल्व करने के बाद आपको। लेकिन बच्चे यहाँ पर तो ln x है, हमें तो ln x को log x बनाना है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ln x इक्वल टू 2.303 log x। तो बोलो यहाँ पर लिख दूं मैं log x इक्वल टू -43.3708 डिवाइड बाई, अब जो 2.303 है ये मैं इसको डिवाइड बाई यहाँ ले आता हूँ 2.303। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक की। तो इसको सोल्व करने के बाद जब आप काटोगे पीटोगे यहाँ से आ जाएगा माइनस के 18.8323, यहाँ पर आ जाएगा log x। लेकिन हमें निकालना क्या है बच्चे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल। तो हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो लोग को इधर लेकर आना पड़ेगा। उससे पहले इस लोग को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर मैं लोग को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ आपको कैसे किया जाता है। प्लस में देखो 18 है ना, इसको 19 बना दो, प्लस में करना है आपको। 18 का क्या बना दोगे, 19। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, बिल्कुल। अब जो 8323 है ना, 8323, इसको एक में से घटा दो, मतलब 0 0 लगाकर घटा दो। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 10 में से, हाँ भाई 9 में से 3 गया 6। देखना भाई गलती तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, एक तो यहाँ से चला गया भाई। यहाँ पर करो भाई, यहाँ पर कैसे होता था, लोग में होता तो था कुछ। हाँ यहाँ से 0 पॉइंट ऐसे होता था शायद। हम्म 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 हम्म, क्या कर रहे हो, आपने पी रखी है क्या भाई? मैंने तो लग रहा है मेरे को पी रखी है। सॉरी भाई, सॉरी। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करते थे। ये 0.8303 है, 0.8323 है। इसको ना 1 में से घटाना होता है, तो 1.000 में से घटाओ। इसका तो एक बढ़ा दो, 19 हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1। तो 0.16 आ गया ना, क्या आ गया 0.16। हाँ बन गई बात, यहाँ लिख दो 0.16 आ गया। अब तो इसको ना, अब इस ये वैल्यू कैसे कन्वर्ट करी, इसको इसमें कहाँ से लेकर आए, इसमें मैंने एक जोड़ दिया तो 19 हो गया। इसको मैंने एक में से घटा दिया तो यहाँ आ गया, और पॉइंट लगाकर छोड़ दिया। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 19.16, ये आ जाएगी। अब एंटी लॉग 19.16 की वैल्यू देखो इन्होंने दे रखी है, 1.4 1.47 1 इंटू 10 की पावर -19। तो आंसर आ गया। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज़्यादा होगी या क्या होगी, इक्वल। रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, आप वीडियो को पॉज करके बैक साइड में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारे पास 30वां, मतलब 30th। अमीन्स आर बेसिक नेचर इन, कोई शक नहीं है भैया, मीन्स बेसिक होती हैं नेचर में।
एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बिल्कुल होती है भैया एलिफेटिक अमीन, क्योंकि एलिफेटिक अमीन में ना आर ग्रुप होता है और आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो लोन पर वो जल्दी डोनेट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स, वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर अमीन। मतलब यदि अमीन के साथ बच्चे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं अमीन के साथ तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। द फॉलोइंग पी के बी वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, तो मैं आपको पी के बी और के बी फिर क्लियर कर देता हूँ। यदि के बी ज़्यादा है, यदि के बी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस। यदि पी के बी कम है तो भी स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात याद रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा हमारे पास अगला। तो ये वैल्यू दे रखी है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ अमीन्स गिवन इन द टेबल इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो जिसके पी के बी की वैल्यू सबसे कम है बच्चे, पी के बी की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो किसकी पी के बी की वैल्यू सबसे कम? जल्दी जल्दी, ये रहा, देखो भाई ये है, ठीक है। एंड वाई, क्यों है ऐसा? तो आप बता देंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पी के बी की वैल्यू क्या है? सबसे कम है, ठीक है भाई। यहाँ पर एन इथाइल इथेन अमीन आंसर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो भाई कर लोगे ना, एक आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन इथाइल इथेनामीन, बिकॉज इट्स पी के बी वैल्यू इज स्मॉलेस्ट। बी पे आते हैं, बी पे। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल गिवन बिलो। तो देखो भाई मैं इनकी ना पी के बी वैल्यू लिख रहा हूँ बस, मैं सीधा देखो इसको देखते चलिए और इनकी पी के बी वैल्यू देखते चलिए। बेंजीनामीन की पी के बी की वैल्यू देखना भाई क्या है? 9.38, 9.38। फिनाइल मिथेनामीन कहाँ है? फिनाइल मिथेनामीन 4.70। एन मिथाइल एनिलीन कहाँ है? एन मिथाइल एनिलीन कहाँ भाई? एन मिथाइल एनिलीन 9.30, 9.30। एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन 8.92 है, और तो नहीं बचा कुछ नहीं। तो इनमें से सब जिस पी के बी की वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे कम किसकी? 4.70 है ना, ये किसकी है? 4.70 किसकी है? फिनाइल मिथेनामीन। तो लिख दो फिनाइल मिथेनामीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर इससे कम, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ये आ गया 8.92 है। 8.92 किसकी? एन डाई मिथाइल, तो इसके दूसरे नंबर पे आ जाएगा एन डाई मिथाइल, ठीक है। फिर 9.30 एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। फिर 9.38 बेंजीनामीन, कौन आ जाएगा? बेंजीनामीन। ऑर्डर आ गया भाई यहाँ पर, समझ रहे हो ना। जिसकी पी के बी की वैल्यू छोटी वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सी पार्ट पे चलते हैं बच्चे, कहाँ चलते हैं? सी पार्ट पे। मिथाइलमीन गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेरिक क्लोराइड। मिथाइलमीन क्या होती है बच्चे? CH3NH2 होता है। वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेती है FeCl3 के साथ, और एक्वस है तो इसका मतलब इसमें पानी भी पड़ा हुआ है भाई। और क्या देती है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कैसे प्रेसिपिटेट देती है बच्चे? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देती है। क्यों 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 मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर बच्चे, इस रिएक्शन के अंदर जो मिथाइल अमीन है CH3NH2, वो ना वाटर के साथ रिएक्शन करके HOH के साथ क्या करके रिएक्शन, यहाँ से H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेती है पानी में से, H ले लिया पानी में से, तो यहाँ से क्या बन गया? CH3NH3 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव बन गया। अब ये जो OH नेगेटिव है बच्चे, ये FeCl3 से रिएक्शन करता है जाकर, और इस क्लोराइड को इनको हटा देता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। और क्लोराइड आयन क्या हो जाते हैं? रिलीज। एक्चुअल में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है वही होता है रेडिश कलर का। किस कलर का होता है? वही रेडिश कलर का। चलिए भाई सी के बी पार्ट पे चलते हैं, यही करवा दूं भाई, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ मेरे को। और सॉरी सी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं हमारे पास। पैरानाइट्रोएनिलीन इज लेस बेसिक देन पैराटोलुइडीन। देखो भाई
पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो, और यहाँ पर है एनिलीन। इसके कंपैरिजन में पैरा पे यदि टोल्यूडिन का मतलब है CH3 ग्रुप लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। तो ये तो ऊपर आंसर दे नहीं रखा था इन्होंने, देखो इधर लिख रखा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन, वेर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, अब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और आप भी अपने नंबर को बढ़ा लीजिए और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और में आ जाते हैं भाई 31वें 30th क्वेश्चन के सी के ओर पे आ गए हम लोग, 30th क्वेश्चन के सी के ओर पे आ गए हम लोग। एनिलीन क्या है बच्चे, एनिलीन, एनिलीन क्या है हमारे पास, बेंजीन पे है बच्चे NH2, ये है एनिलीन। ये रिएक्शन किसके साथ करती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कई लोगों को लग रहा है कि HSO वो SO3H लग जाएगा, नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि ये बेस है और ये कौन है एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी बच्चे, ये इस H पे अटैक कर देगी। जैसे ये H पे अटैक करेगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और HSO4 नेगेटिव, ये सोल्ट जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। क्या जनरेट हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ट्राई इथाइलमीन है, क्या है ट्राई इथाइलमीन, मतलब N पे CH2CH3 लगा है, N पे CH2CH3 लगा है, N पे CH2CH3 लगा है, तो ट्राई इथाइलमीन हो गई। रिएक्ट्स विद HNO2, किसके साथ रिएक्शन करती है बच्चे, ये HNO2 के साथ। अब बोलो कुछ खेल ही नहीं बचा, इस पे लोन पेयर है, इस पे H+ है, ये इस पे अटैक करेगी, फिर से भाई ट्राई इथाइल मतलब C2H5 3 बार, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया है हाइड्रोजन पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, फिर से क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा, फिर से सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए भाई 31st क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सेक्शन ई पे आ गए हम लोग, लास्ट सेक्शन आ गया, 3 क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास। सर्दी हो गई है ज़्यादा उत्तरी भारत में, तो भाई मतलब ना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और हरियाणा में तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य महाराज ने ना मतलब संन्यास ले लिया कि भाई मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पूरे 10 दिन हो चुके हैं आज, उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, हमें तो लगता है कि सूरज चला ना गया हो यहाँ से निकल के, लेकिन हम नहीं जाएंगे भाई, बिल्कुल भी हौसला बनाए रखिए, क्वेश्चन करते रहेंगे। 31st का ये पार्ट आ गया है। द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी दे रखी है 0.20 ऑफ KCl इज, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा भी दे दी है आपको, कितनी है 2.48 इंटू 10⁻²। इतने मोलर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके लिए, KCl के लिए। तो कैसे के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल लें हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल लें KCl के लिए। KCl के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, K+ की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, K+ की, और प्लस में Cl नेगेटिव की वैल्यू चाहिए। हम किसके निकाल रहे हैं, KCl की। K+ की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 73.5, Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 76.5, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, जोड़ना एक बार, 5 5 10, 6 3 और 1 10, तो 6 3 और 1 10, 7 7 14 1 15, तो 150 आ गया अभी मेरे हिसाब से, तो कितना आ गया है 150। ये आ गई है कैप एम नोट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। बट हमें पहले मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़ेगी। मोलर कंडक्टेंस होती है बच्चे, आपको बता दूं, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। कप्पा की वैल्यू है 2.48 इंटू में 10⁻², मोलैरिटी है 0.2, इंटू में आ जाएगा बच्चे 1000, क्या आ जाएगा 1000, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं इसकी, ठीक है। तो 248 डिवाइड बाई 100 इंटू में 2 इंटू में 100, देखो ना इसकी भी तो डेसिमल खोल दी मैंने, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 2 से काटना भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 काट 124 आ गया भाई, यहाँ पर क्या आ गया 124। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C आ गई है, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आ गई है। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा बता दूं, कैप MC डिवाइड बाई कैप M नोट होता है। कैप MC क्या आ गया है 124, कैप M नोट कितना है 150, तो काटोगे पीटोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.826,
अल्फा परसेंटेज में निकालनी है तो 82.6% आंसर आ जाएगा यहाँ पर। हैंस ये क्वेश्चन हो गया हमसे सोल्व। क्या हो गया भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, चलो 31वें के बी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज मरकरी सेल। मरकरी में Hg यूज होगा, तो मरकरी सेल में आपको बता दूं यहाँ पर ये प्राइमरी सेल होती है। क्या होती है, प्राइमरी बैटरीज, नॉट रिचार्जेबल। ये रिचार्जेबल नहीं होती, ये रिचार्ज नहीं हो सकती हमारे पास, नॉन रिचार्जेबल होती है। ठीक, लेकिन ये ड्राई सेल से थोड़ी सी बेटर है। इट इज़ बेटर देन ड्राई सेल, इट इज़ बेटर देन ड्राई सेल। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ लंबी है थोड़ी सी ड्राई सेल के कंपैरिजन में। एक कांस्टेंट वोल्टेज देती है हमें, इसकी वोल्टेज अप या डाउन नहीं होती। चलो फिर इसके और पे आ जाते हैं, ए पार्ट पे। 31वें के और का ए पार्ट आ गया। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर। सोल्यूशन ऑफ NaCl इज, तो कप्पा दे दिया आपको 1.06 इंटू 10 की पावर -2। फिर से कौन सा सोल्यूशन आ गया है, NaCl सोल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस, हमें कैपेम कैलकुलेट करनी है, अल्फा कैलकुलेट करना है। भाई ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, मतलब स्टेटमेंट में KCl की जगह बस NaCl आया हुआ है। ये दोनों सेम है भाई, डिट्टो है भाई। ये डिट्टो क्या, भी मैं तो डिट्टो का भी बाप बोलूंगा इनको, तो डिट्टो का भी डिट्टो है भाई ये तो। ये आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बी पे आते हैं अब इसकी। ये आपको कर लेना बच्चे, ट्राई योर सेल्फ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके बी पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, हालांकि ऐसे नहीं लिखना आपको जैसे मैंने लिखा है। प्राइमरी बैटरी होती है बच्चे जो बैटरी एक बार यूज करने के बाद हो जाती हैं डेड, लेकिन इनको आप रीयूज कर सकते हो। ये नॉन रिचार्जेबल होती है, ये रिचार्जेबल होती है सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो इसके अंदर बैटरी के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे, ड्राई सेल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ऊपर अभी अभी बोला मरकरी सेल आ जाएगा। कौन सा सेल आ जाएगा, मरकरी सेल। यहाँ पर क्या आ जाएगी, इन्वर्टर बैटरीज में जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी वो आ जाएगी हमारे पास। एक निकल कैडमियम बैटरी होती है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार यूज होने के बाद डेड हो जाएंगी, इनको रीयूज कर सकते हो आप। ये नॉन रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल है। इनके एग्जांपल ड्राई सेल मरकरी सेल है, इसका एग्जांपल कौन है, निकल कैडमियम सेल। 32वां क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब भाई 32वें क्वेश्चन में देख लो भाई, ऑर्गेनिक का आ गया भाई क्वेश्चन। किसका आ गया बच्चे, ऑर्गेनिक का। चलो फिर ऑर्गेनिक को कौन से छोड़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलो हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्लोइंग। आपको एसीटोन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। एसीटोन होता है बच्चे CH3COCH3, प्रोपेन होता है बच्चे CH3CH2CH3, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट दो रिएक्शन बता रहा हूँ बच्चे, कौन सी रिएक्शन यूज होगी। पहली रिएक्शन होती है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिंक मरकरी एमलगम डालकर HCl डालना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड स्टेप में। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जिंक मरकरी एमलगम, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी आ जाती है, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरी आती है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, उसमें आपको हाइड्रोजन डालना पड़ेगा NH2 और विद KOH, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। टोल्विन टू बेंजामाइड, टोल्विन क्या होता है बच्चे, यहाँ पर CH3 होता है। बेंजामाइड क्या होता है बच्चे, यहाँ पर CONH2 होता है। इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। सोचो भाई इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई यहाँ पर। बेंजोइक एसिड बना दें इसका पहले। बेंजोइक एसिड में OH की जगह NH2 कौन लाएगा, वो तो लाता ही नहीं है कोई भी यहाँ पर। सोचो भाई सोचो, ये कैसे हो सकता है भाई कन्वर्जन। बेंजोइक एसिड बन सकता है इसका, बेंजल्डिहाइड बन सकता है। CHO, CHO भी काम का नहीं हमारे पास। सोचो भाई ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है। टोल्विन का बेंजामाइड कैसे बन सकता है हमारे पास। अमाइड होता है साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, तो CH3 का ना साइनाइड बना दो आप। क्या बना दो, साइनाइड। लेकिन वो भी तो बनाना मतलब औखा काम है, वो भी तो बनाना कैसा काम है, औखा काम है। ठीक,
सोचो भाई कैसे बनेगा। हाँ भाई ये कैसे बनेगा भाई बेंजोमाइड। सोचें यदि हाँ भाई पहले तो बेंजोइक एसिड बना लेते हैं इसका। चलो भाई क्या डाल देंगे आप इसमें KMnO4 KOH के साथ डाल देंगे तो बच्चे बन जाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब रिएक्शन करवा दीजिए इसकी अमोनिया के साथ तो यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट। हाँ भाई ये बन गया भाई बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। NH4 पॉजिटिव, देखो ये H है ना, ये अमोनिया ले लेगा ये बन जाएगा। इसको हीट करने पर ये बन जाएगा हमारे पास, वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से। क्यों लॉस हो जाएगा? वाटर। ठीक है भाई ये कन्वर्जन हो गया। एसीटोन थर्ड पे आ जाते हैं। एसीटोन क्या है? CH3COCH3 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 पे क्या है? मिथाइल है और प्रोपीन इसमें कन्वर्ट करना है भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सोचो भाई कैसे होगा? 2 आएगा यहाँ पर। तो पहले इसकी अल्कोहल बना दो CH3MgBr के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CH3। अब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये अल्कोहल बन जाएगी COH देन CH3 देन CH3। अब डिहाइड्रेशन करा दो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे आप 443 केल्विन पे। हैंस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आप वीडियो पॉज करके या बैक साइड जाकर देख सकते हैं दोबारा से। 32वें के बी पार्ट पे चल पड़ते हैं भाई। यहाँ पर पेजेस धड़ल्ले से भर रहे हैं और आपका दिमाग भी भरना चाहिए, जरूरी तो आपका दिमाग भरना है, पेज तो भरे या ना भरे। ठीक है 32वें के बी पे आते हैं। ठीक है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH। मिथेनोइक एसिड होता है बच्चे HCOOH। ठीक, इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे मैं बता दूं आपको। जो ये मिथेनोइक एसिड होता है ना, एक साइड से ये एल्डिहाइड जैसा है बच्चे। ये किस जैसा है? एक साइड से एल्डिहाइड के जैसा दिख रहा है ना, एल्डिहाइड के जैसा है। ये किसके जैसा है? एल्डिहाइड के जैसा। तो यदि एल्डिहाइड के जैसा है तो ये टोलन टेस्ट देगा आपके पास। कौन सा टेस्ट देगा? टोलन टेस्ट। और ये टोलन टेस्ट नहीं देता तो आप क्या लिखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड है HCOH इट गिव टोलेंस टेस्ट, मतलब ये AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? सिल्वर मिरर बना लेगा। तो यदि सिल्वर मिरर बनता है बच्चे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर मिथेनोइक एसिड है। प्लस में NH3 निकल जाएगी। अब सर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो COONA बनेगा तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी बच्चे, क्योंकि अनस्टेबल होता है ये तो CO2 रिलीज करवा देगा। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या है बच्चे? यहाँ पर दिस इज बेंजोइक एसिड COOH। मिथाइल बेंजोएट, इसका मतलब है यहाँ पर COOCH3। ये मतलब ये एस्टर है और ये बेंजोइक एसिड है। तो बताओ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? सोल्ट बना लेते हैं अपना। ये लो भाई क्या बना लेते हैं? सोल्ट COONA। प्लस में कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं? CO2। तो यदि CO2 गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब वो बेंजोइक एसिड है। यदि नहीं रिलीज हो रही इसका मतलब वो क्या है? मिथाइल बेंजोएट है। ये तो 10वीं क्लास में पढ़ी हुई रिएक्शन है। हाँ जी सर पढ़ी हुई है। और पे चलते हैं ए पे। HCHO इज मोर रिएक्टिव, जो HC डबल बॉन्ड OH है ये ज़्यादा रिएक्टिव है देन CH3C डबल बॉन्ड OH से टुवर्ड्स HCN। अब HCN में होता है CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव करना होता है बच्चे यहाँ पर अटैक। क्या करना होता है यहाँ पर? अटैक। तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इस मिथेनल में स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। दूसरा यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को ना मिथाइल ग्रुप कम कर रहा है। देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, देखो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो दो रीजन हो गए इसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए मिथेनल ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स HCN। HCN कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। मतलब HCN किस तरह से रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह रिएक्शन रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर CH2COH है बच्चे, CH2COOH है, यहाँ पर लगा हुआ है NO2 और एक है इथेनोइक एसिड CH3COH। pKa वैल्यू ऑफ इसकी जो pKa है वो कम है इसकी pKa से। मैंने बोला था अभी यदि Ka ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और यदि pKa कम है तो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड।
Ka ज्यादा होना चाहिए, pKa कम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब बताओ इसकी pKa वैल्यू कम है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो ये वाला है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बच्चे? वो डिक्रीज करते हैं। तो अब यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरह से, इसको ज्यादा एसिडिक बना देगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। अब यह एल्डिहाइड है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर ये कीटोन है बच्चे, यहाँ पर CH3 बना देता हूँ मैं। इसके पास भी कौन सी हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। ये लो अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है? एसिडिक। रीजन क्या है भाई इसके पीछे कि एसिडिक होने का नेचर रीजन क्या है? तो पहले तो मैं बता दूं कि जो CHO और ये जो CO ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चे। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे तो इस बॉन्ड को आसानी से क्लीव होने में मदद मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, वो ये है कि यदि हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो ऊपर की तरफ। तो रेजोनेंस भी तो आ रही है, क्या भी आ रही है? रेजोनेंस भी। इसलिए इनकी अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? नेचर में एसिडिक होती है। क्या होती है? नेचर में एसिडिक होती है। चलो फिर 32वें के और के बी पे चलते हैं भाई, और के बी पे। ठीक है, और के बी पे 32वें क्वेश्चन के। गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। इथेनॉल, इथेनॉल होता है बच्चे CH3CHO, और दूसरा है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन होता है बच्चे एक कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप टोलन टेस्ट कर दीजिए भाई। यहाँ पर कौन सा टेस्ट कर दीजिए? टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट के लिए आपको दोनों में क्या डालना पड़ेगा? AgNH3 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव डालना पड़ेगा। सेम इसमें डाल देंगे, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ, क्योंकि टोलन टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और यहाँ पर बन जाएगा सिल्वर मिरर। क्या बन जाएगा? सिल्वर मिरर। प्लस में अमोनिया रिलीज होगी, प्लस में कौन रिलीज होगा? वाटर। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन, पेंट एन में 2 पे ऑन, सॉरी CH3CO CH2 CH3, ये पेंटेन 2 ऑन है। पेंटेन 3 ऑन, CH3 CH2 CO CH2 CH3, इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? देखो यहाँ पर ये CO CH3 ग्रुप है। यदि कहीं पर CO CH3 ग्रुप प्रेजेंट है बच्चे, तो उनको बोला जाता है मिथाइल कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मिथाइल कीटो। और मिथाइल कीटो ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का सॉलिड है। कैसे कलर का सॉलिड बनेगा? येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से इनको हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो करें। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको I2NaOH इसके अंदर डालना पड़ेगा, I2NaOH। तो देखो करना क्या है यहाँ पर, ये जो CH3 है ना, ये CH3 इसकी आयोडोफॉर्म बना दो तो बन गई CHI3, और ये जो बचा है ना इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा भाई? CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पे ना Na लगा दो, क्योंकि यहाँ पर NaOH डाल रखा है। तो यहाँ पर यदि आयोडोफॉर्म बनता है येलो कलर का, तो इसका मतलब वो मिथाइल कीटो है, और इसमें मिथाइल कीटो, लेकिन ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा आपके पास। ठीक है, अच्छी बात है भाई। 33rd के चलते हैं ए पार्ट पे। कौन से पार्ट पे चलते हैं भाई? 33rd के ए पार्ट पे। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द फ्लोइंग। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है बच्चे। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7 नेगेटिव, ये क्या है? H2S है, ये क्या है? H+ है। इसका प्रोडक्ट बताना है। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को बच्चे सल्फर में कन्वर्ट कर देगा भाई। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चे? वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर Cr3+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुद Cr3+ में। ठीक है बच्चे, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3+ में। ठीक है, लेकिन ये रिडोक्स रिएक्शन है तो आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। तो आप बैलेंसिंग सीखने के लिए जटैन क्लासेस पे जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बैलेंस कर रहे हैं। देखो Cr2 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2Cr आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएंगे? 2Cr आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? देखो 7,
तो यहाँ पर 7 पानी आ जाएंगे भाई, 7H2। मैं तो डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ भाई, आप लोग अपना हिसाब लगा लेना, ठीक है ना, ठीक है ना, आप लोग अपना हिसाब लगा लेना। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 14। कितनी हाइड्रोजन है बच्चे, 14। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन 8 होती हैं, 8H+ आ जाएगा। अब 6 बचेगी तो 3H2S आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3S। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस अब आप अपने आप कर लेना, ठीक है। बी पे चलते हैं बच्चे, कहाँ पर चलते हैं, बी पे। बी पे चलते हैं। ये है कॉपर 2+ बच्चे, कौन है, कॉपर 2+। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, I- से। किससे रिएक्शन कर रहा है भाई, I- से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और एक्वस है बच्चे, यहाँ पर क्या है, एक्वस। तो हमेशा कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर आ जाएगा +1 स्टेट में यहाँ पर, ठीक है। और आयोडीन के साथ मिलेगा तो बनेगा Cu2I2, यहाँ पर कॉपर आयोडाइड बनेगा बच्चे। क्या बनेगा यहाँ पर, कॉपर आयोडाइड। प्लस में आयोडीन रिलीज हो जाएगी, कौन रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, आयोडीन। तो ये रिएक्शन याद कर लीजिए आप लोग, रटनी पड़ेगी भाई इनऑर्गेनिक की रिएक्शन। तो 4 आयोडीन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4I-, 2 कॉपर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉपर, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉपर 2+ आयन होता है ये लेस स्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोर स्टेबल क्यूप्रस आयोडाइड में। किसमें, मोर स्टेबल क्यूप्रस आयोडाइड में। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, सी पे आते हैं। Mn3+ इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Mn3+। अब Mn3+ की कहानी सोच लेते हैं क्या है। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भैया, आता है आयरन से पहले 3d5 4s2, ठीक है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3। तो ये बन गया है 3d4। क्या बन गया है, 3d4। 3d4 मतलब डी में होते हैं डिब्बे 5 और 5 डिब्बों में इलेक्ट्रॉन है 4। अब ये 3d4 बेचारा Mn ना खुश है बिल्कुल, देखो ना मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है ऐसे, और रो रहा है बिल्कुल। क्या कर रहा है, रो रहा है। बोला हम पूछे कि क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है। बोला मेरे साथ बुरा हुआ। बोला मेरे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बोला मैं फुली फील्ड हूँ ना, मैं बोला हाफ फील्ड हूँ ना, मैं फुली फील्ड ना मैं हाफ फील्ड। बोले हम क्या चाहता है तू, ये क्या चाहता है कि मेरे को ना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो आप। जैसे हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे बच्चे, आप लोग खुद सोचिए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और Mn जो 3+ था वो तुरंत क्या बन जाएगा, Mn2+। और ये खुश, ये नाराज था, रो रहा था बिल्कुल आंखें, और ये क्या है, बिल्कुल खुश है और दांत फाड़ फाड़ कर आपको दिखा रहा है, देखो बोला मैं तो खुश हूं। अब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो Mn3+ अनस्टेबल है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn2+ बना लेगा और अपना क्या करवा लेगा, रिडक्शन। और जो अपना रिडक्शन करवा लेते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब को ये जो कौन था भाई, कहाँ गया, Mn3+ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो, आसानी से बता सकते हैं। तो भाई चलते हैं डी पे। द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज एक्सेप्शनली हाई। जिंक होता है बच्चे 30th एटॉमिक नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक 2+ अब भी खुश है, क्यों खुश है बच्चे, क्योंकि 3d10 है और 3d10 मतलब वो कैसा है, फुली फिल्ड है। क्या है, फुली फिल्ड है, खुश है। लेकिन आप इससे कहो कि भाई तू जिंक 3+ बन जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो वो आपको ना मतलब आंखें फाड़ फाड़ कर ना, लाल आंखें करके आपको ना डरा देगा। डरा देगा मतलब वो ये बोलेगा आपको कि भाई बच्चे आप लोग खुद सोचो ना, ये आपको बोल रहा है जिंक आपको कि भाई मेरे से तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे ले लोगे, मैं तो फुली फिल्ड हूँ पहले से ही। तो 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 3d9 हो जाएगा। अब 3d9 बताइए कहीं से स्टेबल लग रहा है, तो आप कहेंगे कि 3d10 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। आगे चलते हैं। Eu2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है, Eu2+। तो ऐसा क्यों है बच्चे, जान लेते हैं। देखिए EU क्या होता है, हमारे पास यूरोपियम होता है। यूरोपियम एक F ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब लेंथेनॉइड में से आता है, लेंथेनॉइड्स में से निकल कर आता है ये। और लेंथेनॉइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चे, वो होता है +3। क्या होता है, +3। तो ये +2 से कहाँ जाने की कोशिश करेगा, +3, मतलब अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने की कोशिश करेगा। तो इसको अपना क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। और यदि अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा तो सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन। इसलिए कैसा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है कहानी यहाँ पर, ठीक। एफ पे आते हैं बच्चे, कहाँ पर आते हैं, एफ पे,
ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाई क्रोमियम हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एमीन, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एमन, ऐसा क्यों है? देखो, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। तो इस पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इस पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 अनपेयर्ड। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होगी। इंटरमेटालिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका? क्रोमियम का। ठीक है, हाँ जी। जी पे आते, KMnO4 को हीट कर रहे हो आप तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, KMnO4 का नाम लिखने से आपको पता चल जाएगा इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट है ये। क्या है? पर मैग्नेट। तो पर हटा दीजिए बस, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा हीट करने पर। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4, K2MnO4। अब यहाँ पर इतनी भर के ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन तो रिलीज करेगा ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो। प्लस में बन जाएगा यहाँ पर MnO2 बच्चे। क्या बनेगा प्लस में? MnO2। मैग्नीज का ऑक्साइड भी बन जाएगा MnO2 +4, ऑक्सीडेशन स्टेट का बैलेंस करेंगे तो आगे आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो हमारा सैंपल पेपर था या तो प्रैक्टिस पेपर था भाई, कौन सा था तू? हाँ जी, 6th सैंपल पेपर। कौन सा है बच्चे? 6th जो प्रैक्टिस पेपर है वो होता है कंप्लीट। भाई वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, लेकिन आप सब अपनी सेहत का क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर में जो होगा हमारे पास 7th। पढ़ना ज़रूरी है भाई। टेक केयर, बाय बाय।